हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। देखिए, आज हम प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछे गए थे। अभी देखिए, हमारा जो सीरीज चल रहा है वो पॉलिटी सीरीज चल रहा है। देखिए, इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा। जो हमारा एमसीक्यू डिस्कशन है, तो जिसमें हम 4 टॉपिक लेके चल रहे हैं, यानी कि 4 सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। 4 जो सब्जेक्ट रहेगा हमारा वो यूनिट वाइज डिवाइडेड रहेगा। जैसे कि हमारा जो पहला यूनिट था वो था हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में हमने 4 सीरीज डिस्कस किया था। एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे टॉपिक वाइज, जो कि प्रीलिम्स में पूछे जा चुके थे। अभी हमारा चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का, या आप कह सकते हो पॉलिटिक्स चल रहा है अभी, जिसमें वो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जब हमारा पॉलिटी वाला सेक्शंस कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, और जियोग्राफी स्टार्ट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से अभी हमारा एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस डिस्कशंस चल रहा है, और साथ साथ में इसके पैरेलल में हम एम लक्ष्मीकांत की बुक को भी क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। एम लक्ष्मीकांत की बुक को भी कवर कर रहे हैं, जिसमें से लास्ट अभी हमने जो चैप्टर है वो 49 कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, अब जो अगला चैप्टर होगा वो अटॉर्नी जनरल का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के वो क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे गए। मैं यहाँ पे फ्रेंड ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले क्वेश्चंस टिक कर लें, उसके बाद देखें कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए आज का जो, एक मिनट। तो देखिए, अब आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। क्वेश्चंस में ये पूछा गया था, यानी कि आपके पास 4 ऑप्शंस थे। 4 ऑप्शंस में से बताना है कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है, किसके रिगार्डिंग में, डेमोक्रेसी सुपीरियर के रिगार्डिंग में। यानी कि क्वेश्चंस में ये पूछा गया था कि जो डेमोक्रेसी है उसका सबसे सुपीरियर जो गुण है, या आप उसकी बात करते हुए जो वर्च्यू लाइज है, मतलब सर्वोत्तम जो गुण है, तथ्य है, वो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा है, ये बताया गया, यानी कि क्वेश्चंस में पूछा गया था। जैसे कि पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि द इंटेलिजेंस एंड यानी कि कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, यानी कि सामान्य पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र। दूसरा ऑप्शन था आपके पास द मेथड फॉर स्ट्रेंथिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, मतलब कि जो भी कार्यकारी नेतृत्व को मजबूत करने के तरीके। तीसरा जो ऑप्शन था अ सुपेरियर इंडिविजुअल विद द डायमेंशियम एंड विजन, यानी कि गतिशीलता और दूरदर्शिता वाला एक श्रेष्ठ व्यक्ति। चौथा ऑप्शन था अ बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर, यानी कि समर्पित पार्टी कार्यकर्ताओं का एक समूह। तो इन 4 ऑप्शंस में से बताना था कि लोकतंत्र का जो सर्वोत्तम गुण है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। देखिए, अगर बात करते हैं इस पॉइंट के बारे में, तो जो डिजायर है या अप्रूवल की बात करते हैं, पार्टिसिपेशन की बात करते हैं ऑफ द पेपर, तो डेमोक्रेसी के अंदर जो टेक पॉइंट ऑफ व्यू फॉर देखने को मिलता है डेमोक्रेसी के आइडिया के लिए, तो वो क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, डिजायर, अप्रूवल और पार्टिसिपेशन और लोगों का देखने को मिलेगा। यानी कि इसके डिसीजंस की बात करते हैं तो वो लोगों के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एंड डिसाइड किया जाता है कि उनके फंक्शनिंग के बारे में। तो इसीलिए इसका जो राइट, इसके अकॉर्डिंग अगर आप एक्सप्लेनेशंस देखो तो इसका राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए देखने को मिलेगा, और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। देखिए, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में रिक्वायर्स होती है वोटर के डिसीजंस के। तो जिस पार्टी को मेजोरिटी में वोट मिलती है वो पार्टी क्या होती है, जीत करके आती है। तो उसी तरीके से इसमें बताया कि मैन एंड वुमेन के जो भी इंटेलिजेंस और कैरेक्टर्स हैं उसको क्या माना गया है, इसमें सबसे ज्यादा सर्वोत्तम गुण माना गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ इक्वालिटी इज सोसाइटी इन द एब्सेंस, यानी कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमें समाज में अगर समानता स्थापित करना है या समानता लाना है तो उसमें से क्या हमें एब्सेंस इसमें, यानी कि इन 4 ऑप्शंस में से किसको हटाना होगा, किसकी एब्सेंस की जरूरत है। पहला है प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार। दूसरा है आपके पास
रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिबंध लगाना है, जो प्रतिबंध है उसको अगर हमें इक्वालिटी एस्टेब्लिश करना, इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो या तो विशेष अधिकार हटाना होगा, या हमें रेजिस्ट्रेशंस यानी कि प्रतिबंध हटाना होगा, या कॉम्पिटिशंस हटाना होगा, या आइडियोलॉजी विचारधारा। तो आपको बताना है कि इनमें से किसके द्वारा, किसके एब्सेंस से हम क्या कर सकते हैं, इक्वालिटी यानी कि समानता स्थापित कर सकते हैं या इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि विशेष अधिकार। यदि हम विशेष अधिकार को एब्सेंस कर दे या हटा दें, अनुपस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, इक्वालिटी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। देखिए पहला जो स्टेप उठाया गया था इक्वालिटी के लिए, कोर्स ऑफ एंडिंग द फॉर्मल सिस्टम ऑफ इन इक्वालिटी एंड प्रिविलेज, यानी कि जो भी असमानताएं थी या जो भी विशेष अधिकार था उसको क्या किया गया, उसको खत्म किया गया, हटाया गया। अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं तो कास्ट सिस्टम में जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर क्या था, पहले कास्ट सिस्टम था। कास्ट सिस्टम जैसे अपर कास्ट, लोअर कास्ट, इस तरीके से लोगों के बीच में कास्ट सिस्टम ने लोगों को भी डिवाइड कर रखा था। एक्सपेक्टेड अगर हम बात करते हैं मैनुअल लेबर, तो जिसके वजह से क्या है, सोसाइटी में काफी ज्यादा क्या थी, अनइक्वालिटी थी, इनइक्वालिटी थी। तो इक्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी कास्ट सिस्टम थे या अगर इनइक्वालिटी जो विशेष अधिकार थे उसको क्या किया गया, खत्म किया गया। तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को देखो तो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक जो हमारा फंडामेंटल राइट दिया गया है, मतलब फंडामेंटल राइट तो वैसे आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक में, लेकिन जो स्टार्टिंग के 4 आर्टिकल है, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 में, तो इसमें क्या दिया गया है, राइट टू इक्वालिटी का हमें समानता का अधिकार दिया गया है। तो मतलब क्या है, किसी भी तरीके से हमें अपनी सोसाइटी में क्या करना है, समानता स्थापित करना था, इम्प्लीमेंटेशंस करना था। तो इसीलिए कि अगर हम निचली जाति के लोगों की बात करते हैं, जो शारीरिक श्रम के अलावा कुछ भी यानी कि कुछ भी करने से उसे क्या करना था, रोकना था। इसलिए हमने क्या है, तो जो फॉर्मल सिस्टम था इनइक्वालिटी और प्रिविलेज का, विशेष अधिकार का, उसको हमने क्या किया, खत्म कर दिया। तो जैसे कई देशों में केवल कुछ परिवारों के लोगों के ही क्या है, उच्च पद पर आसीन हो सकते थे, तो उसको भी हमने खत्म किया ताकि भाई किसी भी विशेष अधिकार को क्या है, खत्म, समाप्त किया जाए। तो समानता की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि ऐसे सभी प्रतिबंध या विशेष अधिकार को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तभी हम क्या कर सकते हैं, सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी को इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब 3 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट, देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है, द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, यानी कि स्टेट के अंदर में जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, तो इनमें से 3 ऑप्शंस में से कौन सा जरूरी नहीं है वो बताना है। यानी कि इसमें नॉट नेसेसरी आपसे पूछ रहा है, यानी कि जरूरी नहीं है वो पूछ रहा है। अब जैसे देखिए, अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने 2022 में, सॉरी 22 में या 23 में अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया होगा, या जो अभी 24 में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए भी आप ये बात रखिएगा, जैसे आपने प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चंस देखा होगा, तो यहाँ पे जो ये एलिमिनेशन मेथड था उसको सिविल सर्विस में चेंज करके क्या कर दिया, पेयर वाला सिस्टम कर दिया। जैसे कि आपको ऑप्शन ए में मिल जाएगा कि कितने पेयर सही है, तो ओनली 1 पेयर सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा ओनली 2 पेयर, ओनली 2 पेयर्स। ऑप्शन सी हो जाएगा ओनली 3 पेयर, तो ये सॉरी 3 है तो इसमें हो जाएगा आपका ऑल पेयर्स। और ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इस तरीके से क्या है, क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस थे थोड़े से चेंज कर दिए गए थे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों मेथड से कर लें, एलिमिनेशन मेथड से भी और पेयर वाले ऑप्शन से भी। तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट कहता है, डिसोल्यूशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो स्टेट के अंदर जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, तो इसका जरूरी नहीं है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो क्या हो, डिसॉल्व हो जाए। दूसरा कह रहा है रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट, यानी कि स्टेट के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो रिमूव कर दिए जाए, उन्हें हटा दिया जाए।
डिसोल्यूशंस ऑफ द लोकल बॉडीज, यानी कि जो स्थानीय निकाय है उनका विघटन हो जाए। इनमें से यही हो रहा है कि प्रेसिडेंट रूल जब स्टेट के अंदर लगता है तो क्या जरूरी नहीं है, इसमें से नेसेसरी, अब आवश्यक रूप से जरूरी नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक रूप से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा का परिणाम नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन पता है, ऑप्शन ए है ओनली 1 एंड 2, ऑप्शन बी है 1 एंड 3, ऑप्शन सी है 2 एंड 3, ऑप्शन डी है 1 2 एंड 3। अब आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से या पेयर में से कौन सा सही है राइट आंसर। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अब जैसे जैसे देखिए, अगर आप ऑप्शन बी देखो तो यहाँ पे क्या है, आपका पहला और तीसरा सही है, और पेयर के हिसाब से भी देखोगे तो हमारे दो पेयर इसमें आपको क्या है करेक्ट नजर आएंगे, लेकिन तीसरा इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। अब देखते हैं क्यों गलत है। तो देखिए, अगर हम प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं जो इम्पोज किया जाता है स्टेट के अंदर, तो उसमें क्या है, प्रेसिडेंट रूल में जो डिसमिस होते हैं जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, और हेडेड कौन होता है, उसका चीफ मिनिस्टर होता है। तो स्टेट गवर्नर ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, तो वो कैरी करता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को विद द हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरी स्टेट का, और एडवाइजरी जो अपॉइंटेड होते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। मतलब क्या है, हमारा जो दो है वो डेफिनेटली क्या है, गलत है प्रोक्लेमेशन के अकॉर्डिंग। अगर हम दो को मान लेते हैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड में कि हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो जिसमें ऑप्शन 2 है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा, और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या था, ऑप्शन बी। लेकिन ये एलिमिनेशन मेथड में था, अगर आप पेयर मेथड में देखोगे तो आपको तीनों ही स्टेटमेंट क्या है पता होना चाहिए था। तो आपका राइट आंसर था ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ये भी 2017 में ही पूछा गया था, और इसमें पूछा गया था कि इन चारों में से कौन सा फीचर हमारी कंट्री के फेडरलिज्म से रिलेटेड नहीं है। फेडरलिज्म को हम हिंदी में क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं, संघवाद। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा संघवाद की विशेषता नहीं है। पहला है कि देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, यानी कि भारत में जो न्यायपालिका है वो क्या है, स्वतंत्र है। दूसरा कहता है पावर है बिन क्लियर डिवाइडेड इनटू डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट सेंटर एंड स्टेट, यानी कि राज्य के बीच में, यानी कि कह रहा है दूसरा स्टेट ऑप्शन कह रहा है कि इस केंद्र के बीच में, केंद्र के बीच में, केंद्र के बीच में और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा, राज्यों के बीच में शक्तियों का यानी कि पावर का बंटवारा। तीसरा कहता है द फेडरेटिंग यूनिट हैव बीन अ गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशंस इन द राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के अंदर जिसे हम अपर हाउस भी कहते हैं, तो उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें अनइक्वल देखने को मिलता है, इस वजह तो ये एक फीचर नहीं है फेडरलिज्म का। चौथा स्टेटमेंट कहता है इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स, यानी कि यह संघीय इकाइयों के बीच एक समझौता का परिणाम है। तो इन चार स्टेटमेंट में से, चारों ऑप्शंस में से बताने कि कौन सा स्टेटमेंट फीचर नहीं है, विशेषता नहीं है हमारी कंट्री के फेडरलिज्म का। तो इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा ना, वो मिलेगा आपको ऑप्शन डी। यानी कि अगर हम ऑप्शन डी की बात करते हैं तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, फीचर नहीं है फेडरलिज्म का। अब क्यों, देखिए अगर हम फेडरलिज्म की बात करते हैं तो वो परिणाम नहीं है कि जो एग्रीमेंट किए गए वो हर एक स्टेट पे। देखिए अगर आप यूएसए की बात करो ना, जो अमेरिका है, तो अमेरिका में जो आपको 52 स्टेट है, तो 52 स्टेट के बीच में आपको क्या है, एग्रीमेंट देखने को मिलेगा। और जबकि हमारी कंट्री में ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं देखने को मिलेगा रिगार्डिंग फेडरेटिंग यूनिट के। तो इसलिए जो इसका जो राइट आंसर है वो आपको मिलेगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये पूछा जा रहा है लोकल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में, यानी कि पंचायत से, पंचायत के रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट है कैन बी अ बेस्ट एक्सप्लेन एज द एक्सरसाइज इन, यानी कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनमें से एक अभ्यास के रूप में सबसे अच्छी तरीके से किसमें समझाया गया था या किसके द्वारा बताया गया था।
समझाया जा सकता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। जैसे कि ऑप्शन ए है फेडरलिज्म के द्वारा, ऑप्शन बी है ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के द्वारा है, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशंस के द्वारा, ऑप्शन डी है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के द्वारा। तो आपको बताना है कि आप इनमें से किसके द्वारा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखिए डेमोक्रेसी डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि आप ये समझिए कि जो गवर्नमेंट है वो ऊपर लेवल से लेके नीचे बॉटम लेवल तक बटा हुआ है। जैसे कि अब बात कर सकते हो, पहला हमारा क्या आता है, सेंट्रल लेवल आता है, सेंट्रल लेवल के बाद क्या आता है हमारा, स्टेट लेवल आता है, स्टेट लेवल के बाद हमारा क्या आता है, लोकल लेवल आता है। तो इस तरीके से ये आपको क्या देखने को मिलेगा, तीनों लेवल पे जो गवर्नमेंट चुन के आती है या जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के आती है वो किसके द्वारा चुनी जाती है, पब्लिक के द्वारा ही चुनी जाती है। तो इसीलिए ये आपको आप किस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के द्वारा कर सकते हो। जैसे कि आप स्टेट लेवल पे जो चीफ मिनिस्टर चुने जाते हैं तो वो भी कितने साल के लिए चुने जाते हैं, 5 साल के लिए। अगर आप लोकल लेवल पे पंचायत की बात करो तो वो भी 5 साल में चुने जाते हैं। सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लो तो वो भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं। और ये सब चुने किसके द्वारा जाते हैं, पब्लिक के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो यही है आपका राइट आंसर की डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए अगर हम बलवंत राय मेहता कमेटी की बात करते हैं तो उन्होंने सबमिट किया था एक रिपोर्ट नवंबर 1957 में, और उनके द्वारा ये रिकमेंडेड दिया गया था कि हमारी कंट्री के अंदर एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन लाना चाहिए, जिसे किस नाम से जाना जाएगा, पंचायती राज के नाम से जाना जाएगा। तो जब से हमारी कंट्री में क्या है, जो पंचायती राज इम्प्लीमेंट हुआ है तब से हमारी कंट्री क्या हो गई थी, 3 टायर की गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो तब से आज के टाइम पे आपको क्या, हमारी कंट्री में 3 स्तर की सरकार देखने को मिलेगी, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड गवर्नमेंट लोकल लेवल। तो इसका जो राइट आंसर है वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी 2017 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि मेन एडवांटेज क्या है हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। ऑप्शन है द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है कार्यपालिका है, और आपका जो लेजिस्लेचर है यानी कि विधायिका है वो क्या है, स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। ऑप्शन बी है इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर इफिशिएंट, यानी कि यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और अधिक कुशल है। ऑप्शन सी है द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स पॉसिबल टू द लेजिस्लेचर, यानी कि कार्यपालिका और विधायिका के प्रति क्या है, उत्तरदायित्व है, आंसरेबल है, रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन डी है द हेड ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट इलेक्शन, यानी कि जो सरकार का जो हेड है, प्रमुख है, वो बिना इलेक्शंस के साथ चेंज नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि बिना इलेक्शंस के यानी कि बिना चुनाव के सरकार का मुखिया नहीं बदला जा सकता। तो इनमें से बताना है कि मेन एडवांटेज क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। तो ये देखिए ये वाला क्वेश्चन सीधा सीधी आपके एम लक्ष्मीकांत का जो बुक है ना पॉलिटी की, एम लक्ष्मीकांत के बुक से पूछा गया, जो आपका पार्लियामेंट्री वाला चैप्टर है उससे। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो जिसे हम कैबिनेट गवर्नमेंट के नाम से भी क्या है जानते हैं। तो इसमें जो प्रोवाइड कराया जाता है किसके लिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो किसका, एग्जीक्यूटिव का, किसके लिए, लेजिस्लेचर्स के लिए। तो ये क्या है, इसका मेन फंक्शन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। तो राइट आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 4 स्टेटमेंट के फॉर्म में ऑप्शन है। अब इनमें से बताना है कि जो एक आपको क्या चुना है, प्रिंसिपल अंडरलाइनिंग करना है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। तो देखिए इसमें हम पहला ऑप्शन की बात करते हैं, एन अरेंजमेंट ऑफ मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू कैरी आउट टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ ऑल। मतलब क्या है, सरकार के खिलाफ आलोचना को कम करने की व्यवस्था जिसकी जिम्मेदारी जटिल है और सभी की संतुष्टि के लिए उन्हें पूरा करना कठिन है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि सरकार की जो नीतियों को क्या करना, तेज करना,
यानी कि तेज करने के लिए एक तंत्र जिसकी जिम्मेदारी क्या है, दिन ब दिन क्या है, बढ़ती जाती है। तीसरा ऑप्शन कहता है आपसे कि एक ऐसा मैकेनिज्म यानी कि लोगों के प्रति सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र का एक तंत्र है। चौथा स्टेट ऑप्शन है आपके पास कि सरकार का जो मुखिया है, यानी कि सरकार के मुखिया के हाथों को मजबूत करने के लिए उपकरण जिसकी लोगों पर क्या है, पकड़, यानी कि पकड़ गिरावट की स्थिति में है। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट प्रिंसिपल अंडरलाइनिंग करता है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। तो इसका जो आंसर मिलेगा आपको देखने को ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। देखिए अगर हम बात करते हैं कि नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल मिनिस्टर की वो रेगुलरली मिल सके और डिस्कस कर सके हर एक मैटर के लिए, या हर, तो इसके लिए आपको क्या है, कैबिनेट मीटिंग आपको देखने को मिलेगी। यानी कि आप ये इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि आपने जो काउंसिल मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर का अगर आपने डिफरेंस पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर क्या कर लोगे, इजिली फाइंड आउट कर लोगे कि इसका राइट आंसर क्या था। क्योंकि देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो इसकी संख्या ज्यादा रहती है और कैबिनेट मिनिस्टर की बात करते हैं तो इसकी संख्या कम रहती है। तो कैबिनेट मिनिस्टर की संख्या कम होने के बाद जो भी मेजर डिस्कशन होता है तो हम सरकार क्या करती है, अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा ही मीटिंग करके डिसीजंस लेती है। तो देखिए क्यों, इसका मेन रीजन यही पे बताया गया है कि ये प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक मिनिस्टर क्या है बैठ करके रेगुलरली और डिस्कस कर सके या कोई भी एक्शन डिसीजंस के लिए वो क्या कर सके, एक्शंस ले सके। तो इसलिए अगर हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ कंट्रीज में क्या है, आपको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी देखने को मिलेगा, जिसमें एक्सपर्ट जो भी फेल्ट होते हैं या जो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वो हेल्प करता है अब उसके जो काम है उसके डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, यानी कि काम के बंटवारे के लिए, ताकि वो कम समय पे भी क्या कर सके, जो इफिशियंसी है काम में तेजी ला सके। तो इस बेस पे देखा जाए तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो क्या है, आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगर आप एम लक्ष्मीकांत की बुक को रीड करो तो उसमें भी आपको क्या है, यही पॉइंट्स देखने को मिल जाएगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम को और हम किस नाम से जानते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के कैबिनेट गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, जो कि प्रोवाइड कराता है एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के लिए। तो इसीलिए आपको जो आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2017 में ही पूछा गया था। इसमें पूछा गया था द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि आपसे ये पूछा गया था कि भारतीय की संसद मंत्री परिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। पहला था आपके पास एडजॉर्नमेंट मोशन, दूसरा था क्वेश्चन आवर, तीसरा था सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शन में आपको ए मिलेगा ओनली 1, बी है 2 एंड 3, सी है 1 एंड 3 और ऑप्शन डी है 1 2 3। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि तीनों के तीनों। अगर आप पार्लियामेंट्री एक्सरसाइज कंट्रोल की बात करते हो तो जो ओवर मिनिस्टर्स होते हैं थ्रू वेरियस जो भी डिवाइसेस होते हैं लाइक क्वेश्चन आवर, डिसीजन या डिस्कस हो गया, आपका एडजॉर्नमेंट मोशन हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो गया, तो इसमें वो क्या कर सकते हैं, इन ड्यूरेशंस में पूछ सकते हैं क्वेश्चन आवर में जो भी इनके प्रश्न होते हैं। तो इसीलिए आपका जो राइट आंसर है वो तीनों के तीनों ही करेक्ट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी 2017 में ही पूछा गया था। इसके रेफरेंस में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के रेफरेंस में पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप भी इसको क्या देखिए, इसमें तो 2 स्टेटमेंट है, आप इसमें क्लियर को नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो देखिए पहला स्टेटमेंट कहता है कि एक जो प्राइवेट मेंबर है वो बिल प्रेजेंट कर सकता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह जो कि इलेक्टेड नहीं है, बट वो ओनली क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। दूसरा है कि जो प्राइवेट मेंबर होते हैं उनके जो यानी कि प्राइवेट मेंबर्स के जो बिल होते हैं हैज़ बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर उसे पास किया जा सकता है इन इंडिया के, और फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, यानी कि जो प्राइवेट मेंबर की जो बिल पास की गई थी हमारी कंट्री के पार्लियामेंट में वो इतिहास में पहली बार हुआ था। तो आपको पता नहीं कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है ना दोनों में से कोई सा भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि हमारे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब देखते हैं क्यों। क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल की बात करते हैं वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है किसी भी मेंबर के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर में
चाहे वो मिनिस्टर हो या ना हो। तो इस वजह से हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाता है। फिर बात करते हैं जो 52nd बात करते हैं, जिसमें 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स जो कि क्या है पास किए गए थे, कब से, 1952 में। तो इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी क्या होता है, गलत हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है ये भी पूछा गया था 2017 में। तो किसके रिगार्डिंग में, इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा के रिगार्डिंग में, कि अ नॉमिनेशंस पेपर कैन फिल्ड बाय, यानी कि लोकसभा के चुनाव के लिए जो नॉमिनेशंस पेपर होते हैं, यानी कि जो नामांकन पत्र होते हैं, कब तक दाखिल किए जा सकते हैं। पहला है एनी वन रेसिडिंग इन इंडिया, यानी कि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, यानी कि किसके द्वारा फिल किया जा सकता है, ये पूछा जा, दाखिला किया जा, किस कब तक या किसके द्वारा दाखिला किया जा सकता है। तो एनी वन रेसिडिंग इन इंडिया। दूसरा है उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी जहां से वो चुनाव लड़ रहा हो। तीसरा है भारत को कोई भी नागरिक जिसका नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की सूची में क्या है, शामिल है। चौथा है भारत का कोई भी नागरिक। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक क्या कर सकता है, जिसका नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता की सूची में शामिल है, तो वो नॉमिनेशन पेपर क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। तो इसलिए जिसका जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन सी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2017 में ही पूछा गया था। इसमें आपके पास दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि लोग यानी कि इलेक्शंस, लोकसभा के इलेक्शंस के लिए या स्टेट असेंबली के लिए जो कैंडिडेट है उसको जीतने के लिए एटलीस्ट 50% की जरूरत होती है। दूसरा है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया इन लोकसभा द स्पीकर पोस्ट गोज टू मेजोरिटी पार्टी एंड द डिप्यूटी स्पीकर इज द अपोजिशन। यानी कि इसमें ये कह रहा है कि भारत के संविधान में जो निर्धारित प्रावधान के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष का पद बहुमत दल को और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को मिलता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है 1 and 2, ऑप्शन सी है ओनली 2, ऑप्शन डी है 1 and 3। सॉरी 1 and दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि हमारे जो दोनों ही स्टेटमेंट है वो गलत है। देखिए पहली बात तो ये क्या, यहाँ पे 50% नहीं 50+1% है, यानी कि आपको 51% चाहिए अगर आपको मेजोरिटी में जीत हासिल करनी है या आपको सरकार बनानी है। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि इलेक्शंस के लिए मेजोरिटी के लिए कितना चाहिए, 51.1% की वोट्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। अगर हम बात करते हैं 10th लोकसभा के जो दोनों यानी कि स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर की बात करते हैं तो यूजुअली वो कहाँ से थे, रूलिंग पार्टी से ही थे। या हम 11th लोकसभा की बात करते हैं तो उसमें जो कंस्टिट्यूट थे स्पीकर जो आए थे वो भी कहाँ से आए थे, रूलिंग पार्टी से ही निकल के आए थे। पोस्ट ऑफ अगर डिप्यूटी स्पीकर की बात करते तो मेन ऑक्यूपेशन है पार्टी का, ठीक है, अपो यानी कि मेन अपोजिशन पार्टी देखने को मिलेगा। तो अगर हम इसकी मीनिंग की बात करते हैं, इनफॉर्मल कंसिस्टेंस अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है तो गलत आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको बताना है कि जो राइट टू वोट है हमारी कंट्री के अंदर में जो लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया है वो कौन सा अधिकार है। ऑप्शन ए है फंडामेंटल राइट है यानी कि मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी है नेचुरल राइट प्राकृतिक अधिकार है, ऑप्शन सी है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट संवैधानिक अधिकार है, ऑप्शन डी क्या है लीगल राइट यानी कि कानूनी अधिकार है। तो आपको बताना है राइट टू वोट हमारे देश में हमें जो राइट टू वोट का अधिकार मिला है वो कौन सा अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यानी कि संवैधानिक अधिकार। ठीक है, राइट टू वोट की बात करते हैं जो इलेक्शंस में क्या है लोग वोट के द्वारा क्या करते हैं अपने कैंडिडेट या अपनी पार्टी को क्या करते हैं वोट देते हैं। तो जो राइट टू वोट है वो हमारा क्या है एक संवैधानिक अधिकार है। वन ऑफ द मोस्ट डिसीजंस ऑफ द फ्रेमर्स मतलब है कि जिन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस को डिजाइन किया, जिन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस को लिखा,
तो उनके द्वारा क्या है कि हर एक अडल्ट को क्या है राइट टू वोट यानी कि वोट देने का अधिकार होना चाहिए आर्टिकल 326 के तहत। तो इसलिए हमारा क्या है, आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन जो सी है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यानी कि जो राइट टू वोट है हमारा क्या है संवैधानिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपके पास 3 स्टेटमेंट है, आप इसको पेयर में कर लें। ऑप्शन ए है ओनली वन पेयर, ओनली वन पेयर। ऑप्शन बी है ओनली 2 पेयर्स। ऑप्शन सी है ऑल पेयर्स। ऑप्शन सी है ऑल पेयर्स। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। पहला है कि इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया इज द 5 मेंबर्स बॉडी, यानी कि जो चुनाव आयोग है उसमें 5 सदस्य की एक बॉडी है, यानी कि उसमें 5 सदस्य आपको देखने को मिलता है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है इलेक्शन शेड्यूल किसके लिए, कंडक्ट बोथ जनरल इलेक्शंस और बाय इलेक्शंस दोनों के लिए। तीसरा है कि इलेक्शंस कमीशन जो रिजॉल्व है वो जो भी डिस्ट्रीब्यूट है रिलेटिंग जो भी स्प्लिट्स है, मर्जेस है या रीऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, तो इसके रिगार्डिंग में क्या है इलेक्शंस कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिजोल्यूशन देखने को मिलता है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। आपको अगर थोड़ा सा भी याद हो इलेक्शंस कमीशन के बारे में, तो पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट हमारा क्या है गलत है। तो इसके हिसाब से क्या है आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए तो इलेक्शंस के बारे में जो डिसाइड करने का काम है, इलेक्शन शेड्यूल या कंडक्ट कराने का काम, ये होम मिनिस्ट्री का नहीं, ये इलेक्शंस कमीशन का काम है। और अगर हम इलेक्शंस कमीशन के मेंबर की बात करते हैं तो ये 5 मेंबर की नहीं 3 मेंबर की बॉडी आपको देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन डी आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगर आप पेयर के अकॉर्डिंग चेक करो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जैसे कि आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस भी देख सकते हो कि इलेक्शंस कमीशन की बात करते हैं तो उसमें आपको 3 इलेक्शंस कमीशन मेंबर्स देखने को मिलेगा। इलेक्शंस कमीशन के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है कि इलेक्शन शेड्यूल कब किया जाएगा, यानी कि इलेक्शंस कब कंडक्ट होगा, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो या बाय इलेक्शंस हो, उसके द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। जो भी डिस्ट्रीब्यूट होते रिगार्डिंग की कोई पार्टी अलग हो रही है, मिल रही है 2 पार्टी, उन या हम पॉलिटिकल पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, जो मान्यता देता है वो कौन देता है, इलेक्शंस कमीशन ही देता है। इसीलिए हमारा सिर्फ और सिर्फ तीसरा ही स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चंस जो कि हमने 2017 में पूछे, यानी कि 2017 में पूछा गया क्वेश्चंस हमने क्या है डिस्कस किया। देखिए अभी हमारा पॉलिटी सीरीज चल रहा है तो अभी हम पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। जब पॉलिटी सीरीज कंप्लीट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि क्या है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको एक तरीके से गाइडेंस के तरीके से काम करता है, हेल्प करता है कि आपको किस टॉपिक पे कितना फोकस करना है और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं या पूछे जाते हैं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।